नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या दिल्ली की तमाम एजेंसियों के पास वायरल से निपटने के लिए, मच्छरों से फैलने वाले बुखार से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? जब आप ये सवाल पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हर साल क्यों फैलता जा रहा है और रुक क्यों नहीं रहा। हम दिल्ली वाले चिकनगुनिया को लेकर एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार से काफी गुस्से में हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि दिल्ली को 11 एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन क्या हमें पता है कि मलेरिया विभाग काम कैसे करता है? इसमें काम करने वाले कितने लोग हैं भी या नहीं हैं? मशीनें हैं या नहीं? अगर ये नहीं होगा तो एडवाइजरी को अमल में कौन लाएगा? 28 दिसंबर 2012 को दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB को लिखा कि उसे 302 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर चाहिए, 108 असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर चाहिए। इन पदों को भरने के लिए 2013 में फिर से 4 बार लिखा गया, 2014 में 2 बार लिखा गया, 2015 में 2 बार पत्र भेजा गया, भर्ती नहीं हुई। आपातकालीन बैठक से खबरों में ताजगी तो आ जाती है कि एजेंसियां हरकत में आ गई हैं, लेकिन जब कर्मचारी नहीं होंगे तो आपकी गली में फॉगिंग मशीन लेकर कौन आएगा? नोटिस पहले से एहतियात कौन बरतेगा? विधायक, मंत्री या सांसद दिखावे के लिए एक दिन के लिए फॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मामला वहीं पहुंच जाएगा। जैसे आप बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को फॉगिंग मशीन के साथ देख सकते हैं। क्या आपने राजनीति शुरू होने से पहले भी फॉगिंग मशीन के साथ इन्हें देखा था? ओपी शर्मा जी विधायक हैं, इनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं। क्या ये अपने क्षेत्र में अकेले ही फॉगिंग कर लेंगे? कर सकते हैं। उसी तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी फॉगिंग करते हुए तस्वीर खिंचाई। क्या कपिल मिश्रा अपने मंत्रालय का काम छोड़कर रोज रोज फॉगिंग करेंगे? शाम को दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मच्छरों ने 2 धुर विरोधी पार्टियों के नेताओं को एक कर दिया। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद और आप नेता कपिल मिश्रा मंत्री एक साथ फॉगिंग करते नजर आए। ये तस्वीरें अच्छी लग सकती हैं, मगर यही सवाल को पीछे कर देती हैं। सवाल यह होना चाहिए कि विधायक ओपी शर्मा, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी को फॉगिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार और निगम के पास लोग नहीं हैं? बल्कि यही जवाब है कि लोग नहीं है, तभी ये लोग फोटो प्रदर्शनी कर रहे हैं। मैंने तुर्कमान गेट वार्ड के काउंसलर आलिम मोहम्मद इकबाल से बात की फोन पर। आलिम इकबाल अब कांग्रेस में है, लेकिन जीते निर्दलीय थे। वे सिटी जोन एमसीडी के चेयरमैन हैं। उनकी जानकारी की किसी और से मैं पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने बताया कि उत्तरी एमसीडी में 6 जोन है। सिटी जोन उन 6 में से एक जोन है। सिटी जोन में 7 काउंसिलर आते हैं। इकबाल के वार्ड में जहां वो काउंसिलर हैं, उनके जिम्मे 45,000 मतदाता हैं, 80 से 90 गलियां हैं और हजारों की संख्या में घर हैं। इकबाल ने बताया कि उनके वार्ड के लिए 4 फॉगिंग मशीनें मिली हैं। बहुत मुश्किल से 2 मशीनें लेकर ही चलने लायक कर्मचारी मिल पाते हैं, वो भी 1-1.5 घंटे के बाद मशीन का डीजल और दवा खत्म हो जाती है। इन 2 मशीनों के दम पर 80 से 90 गलियों में फॉगिंग का काम पूरा नहीं हो सकता है। मैंने इकबाल से पूछा कि उनके जोन में मलेरिया नियंत्रण का ढांचा क्या है। जो उन्होंने बताया वो इस प्रकार है कि सबसे ऊपर डिप्टी हेल्थ ऑफिसर होता है, उसके नीचे एंटी मलेरिया अफसर होता है जो इस वक्त कोई नहीं है, उसके नीचे सीनियर मलेरिया अफसर होता है जो इस वक्त कोई नहीं है, उसके नीचे एक वार्ड के लिए 9 मलेरिया इंस्पेक्टर होने चाहिए मगर 1 हैं, उसके नीचे एंटी मलेरिया इंस्पेक्टर होने चाहिए 40 मगर 12 मौजूद हैं। अगर आप अपना समय दिल्ली सरकार बनाम एमसीडी, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी या केंद्र बनाम दिल्ली में खपा देना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि जब विभागों में फैसले को लागू करने वाले कर्मचारी नहीं होंगे तो इस तूतू मैमे का कोई नतीजा निकलेगा क्या? उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 129 मलेरिया इंस्पेक्टर होने चाहिए, लेकिन 50 हैं इस वक्त पूरे उत्तरी दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोई भी सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 65 मलेरिया इंस्पेक्टर होने चाहिए, लेकिन 19 है। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने पता कर बताया कि निचले स्तर पर दवा छिड़कने के लिए बेलदारों को लगाया गया, जबकि ये उनका काम नहीं है। उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वो व्हाट्सएप से फोटो भेजें। ये सुनकर तो आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा आइडिया है, काम हो रहा है, लेकिन जब काम करने वाला है ही नहीं तो वो 2 गलियों के 2 फोटो भेजकर आपको क्या एहसास कराना चाहता है कि काम हो रहा है? असलियत आपको देखनी चाहिए। रविश रंजन शुक्ला को सूत्रों ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 5 सितंबर को ही दवाइयां आई हैं।
हम किसी एक और सूत्र से इस खबर की पुष्टि नहीं कर सके, ये लोग बताते नहीं हैं। पुरानी दिल्ली के सिटी जोन के चेयरमैन इकबाल से ही ये पता चला कि इस साल एमसीडी ने हर वार्ड में 900 के करीब मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटी है। कुछ दिन पहले हमने इस विशेष मच्छरदानी के बारे में प्राइम टाइम में बताया था। जब दिल्ली में 45,000 की आबादी पर 900 मच्छरदानी बट रही है तो आप कल्पना कीजिए कि बाकी राज्यों और दूर दराज के कस्बों में क्या हालत होती होगी। मेडिकेटेड मच्छरदानी बाजार में नहीं बेची जा सकती है, इसे सरकार ही बांटती है और सरकार के पास हो सकता है कि बजट ही ना हो, पर्याप्त संख्या में मच्छरदानी ना हो। 900 मच्छरदानी पार्षद किन किन लोगों में बांटेगा। फिर भी चिकनगुनिया कवर करने निकले तमाम संवाददाताओं को देखना चाहिए कि ये मच्छरदानी कहां बटी है, इसका क्या असर हो रहा है। अगर दिल्ली का ही कवरेज हो रहा है तो इसी बात पर जरा ठीक से हो जाए। आप में से कई लोग नगर निगम को फोन करते होंगे कि हमारे यहाँ फॉगिंग कीजिए, वो नहीं आते होंगे। आप नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी झुंझलाहट जाहिर करते होंगे, मीडिया को कोसते होंगे, फिर देश से निराश हो जाते होंगे। कभी यह पूछिए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, निगम से कोई आ क्यों नहीं रहा है। इसी सवाल का जब जवाब नहीं मिला तो पूर्वी दिल्ली के वेलकम वार्ड और नवीन शाहदरा वार्ड के रेजिडेंट ने फैसला किया कि अपनी फॉगिंग मशीन खरीदेंगे। दोनों वार्ड में करीब करीब 10 से 11 हजार मकान होंगे। मुझे बताया गया अब लोगों ने अपने खर्चे से मशीन का इंतजाम किया है। बुधवार शाम इसका उद्घाटन किया गया और रिक्शे पे लाद के दोनों दो दिशाओं में मशीनें चली गईं। बताया गया कि हर घर दूसरे घर में कोई वायरल है, कोई चिकनगुनिया है। एमसीडी या दिल्ली सरकार के झगड़े में लोग ज्यादा देर तक फंसकर नहीं रह सकते। आप फिर सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी के सवाल से मुक्त करने के लिए सोचेंगे कि नागरिकों को पहल करनी चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा आजकल चल पड़ा है, लेकिन फिर टैक्स क्यों दे रहे हैं आप? फिर एमसीडी क्यों है? दिल्ली सरकार क्यों है? क्या आपको पता है कि इन मशीनों पर कितना खर्चा आ रहा है? हमने कई जगह लोगों से पता किया। वेलकम मशीन जो कॉलोनी वाले हैं उन्होंने जो खरीदी है, उन्होंने बताया है मुझे कि 10 लीटर डीजल वाली मशीन 59,000 रुपए में खरीदी है। एक छोटी सी मशीन भी ली है जिसकी कीमत 19,500 है। एक मशीन को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए। क्या ये 2 लोग मलेरिया की दवा के असर से परिचित हैं, प्रशिक्षित हैं? लेकिन जो लोग अपनी जान और जेब पर खेलकर फॉगिंग मशीन का इंतजाम कर रहे हैं, ये लोग कई हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने ऐसा किया है। इंदिरापुरम, वसुंधरा की कई हाउसिंग सोसाइटियों ने अपने खर्चे पर मशीनें खरीदी हैं, दवा खरीदी है। जब सरकार की एजेंसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो हम उनके प्रतिनिधियों के बयान पर अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? जब लोगों को अपनी जेब से मशीनें खरीदनी पड़ रही है तो मलेरिया विभाग के फंड का क्या हो रहा है? क्या है भी या नहीं? दिल्ली में धड़ाधड़ ये मशीनें बिक रही हैं। क्या सरकार को पता है कि इन मशीनों के जरिए इलाके में फॉगिंग हुई है? क्या सरकार इनके योगदान को अपने आंकड़ों में शामिल करती है? हमने indiamart.com पर जाकर देखा तो फॉगिंग मशीन बेचने वाली कई दुकानों का पता चला दिल्ली में ही। इनमें से हमने 2-3 दुकानों में फोन घुमाया। नांगलोई इलाके के एक मशीन विक्रेता ने बताया कि उनके ज्यादातर खरीदार स्कूल वाले हैं। उनके यहाँ जो मशीनें हैं, ये किसी और दुकान की तस्वीर है, लेकिन हम कहानी सब जगह से मिला के बता रहे हैं कि 4,000 से लेकर 30,000 तक की है। इस एक दुकान से करीब इस सीजन में 100 से अधिक मशीनें बिकी हैं। पुरानी सब्जी मंडी के एक और दुकानदार ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा बिक्री हो रही है। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल वाले खरीद रहे हैं। उनके यहाँ भी इस सीजन में 100 के करीब फॉगिंग मशीनें बिकी हैं। इस दुकानदार के यहाँ 3,500 से लेकर 8,000 की छोटी मशीनें हैं। बड़ी मशीनें 20 से 35,000 तक की आती हैं। ज्यादातर खरीद प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं। दवाओं के दाम 600 लीटर से लेकर 1,500 लीटर तक होते हैं। अब हमने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के एक और दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत मशीनें बिक रही हैं। उनके यहाँ 12,000 से 20,000 रुपए की मशीनें हैं। पेट्रोल से चलने वाली 17,000 से लेकर 70,000 की मशीनें आ रही हैं। अब ये खर्चा जोड़िए आप, इसका मतलब है कि दिल्ली में प्राइवेट लोगों ने भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए की फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। क्या सरकार को पता है कि जनता अपने दम पर एमसीडी चला रही है? दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 10 बताई जा रही है। 9 मौतें अपोलो और सर गंगा राम अस्पताल में हुई हैं। इनका दावा है कि अन्य बीमारियां भी थी उन्हें, और 1 मौत एमसीडी के अस्पताल बाड़ा हिंदूराव में। केंद्र और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री नहीं मानते कि चिकनगुनिया से मौत होती है। इनका बयान सुन लीजिए पहले। दिल्ली सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है, वैसे कि उसमें जो केसेस हुए हैं उसकी क्या डिटेल रिपोर्ट्स हैं, उसकी कोमॉर्बिडिटी उस केस में क्या रही है, उनके केसेस में क्या रही है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिकनगुनिया के माध्यम से फेटल डेथ नहीं होती है,
और वो कॉज ऑफ डेथ नहीं बनता है। अब सरगंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से 4 मौतें हुई हैं। उनके क्रिटिकल केयर के वाइस चेयरमैन सुमित रे ने बयान दिया है कि चारों मौतों में एक समानता नजर आई है। चारों केसेस में हमने देखा कि या तो एज के कारण या अंडरलाइंग कुछ प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के कारण, जैसे डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़, ऐसे सिचुएशन में इनका जो क्षमता होती है बॉडी की इन्फेक्शन को फाइट करने की, वो कहीं कमज़ोर पड़ जाती है और इसके चलते ये 4 डेथ्स हुई हैं। दिल्ली के आसपास गाजियाबाद और नोएडा में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जगह नहीं है। जिलाधिकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। चिकनगुनिया को लेकर हंगामा दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली से भी 7 गुना ज्यादा चिकनगुनिया के मरीज कर्नाटक में हैं, 8,941। जब दिल्ली को लेकर हंगामा है तो सोचिए कर्नाटक में आग लगी होगी। महाराष्ट्र में 839, आंध्र प्रदेश में 492, तेलंगाना में 404, पश्चिम बंगाल में 389। पूरे देश में 12,225 मामले सामने आए हैं। इस बात के बावजूद कि मलेरिया के ही रिकॉर्ड रखने में कितने सारे सवाल उठते हैं। दिल्ली में 31 अगस्त तक चिकनगुनिया के मरीजों की सरकारी संख्या 432 थी, लेकिन अब 1400 से अधिक हो गई है। आपने प्राइम टाइम के पहले के एपिसोड में देखा होगा कि हमारे देश में मच्छरों से होने वाली बीमारी का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे, डॉक्टर विनोद पॉल हैं एम्स के, और सुदेश चौधरी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं RWA पंचशील गार्डन नवीन शाहदरा के, और PK श्रीवास्तव जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो हम हमसे फोन लाइन पर जुड़ेंगे। पॉल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जो 10 मौत की खबर आ रही है, आप लोग कहते हैं कि चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन क्या जो रे साहब कह रहे हैं, इस सवाल को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि आप वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, कोई और बीमारी है और चिकनगुनिया हो जाए आपको, तो वो बीमारी का असर और बढ़ सकता है और अंत में जान जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जो कंडीशंस आपने बताई हैं, ओल्ड एज है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, सीवियर डिजीज प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही है, उसमें कोई भी बुखार, कोई भी इन्फेक्शन का जो आउटकम है वो बाकी आम जो आदमी है, औरत है, उससे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, कुछ भी हो। और ये बात सही है कि चिकनगुनिया में डेथ जो है अनकॉमन है। इट इज रेयर, इट इज अनकॉमन। हालांकि होता ही नहीं है या अनकॉमन है? मेडिकल साइंस में होता ही नहीं की जो परिभाषा जो है वो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन चिकनगुनिया में एक ये खूब बुखार होता है, खूब जोड़ों में दर्द होता है, रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन डेथ होना जो है वो बहुत एक अनकॉमन बात कही जाती है। और ये सच्चाई है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए। बुखार है, दर्द 104 से ऊपर अगर बुखार चला जाए, क्या ये बात सही है कि चिकनगुनिया के मरीज का जो ज्वर है वो 104 हो सकता है से भी ज्यादा? चिकनगुनिया का भी होता है, डेंगू में भी हो जाता है, टाइफाइड में भी इतना बुखार, मलेरिया में तो भी। सर कोई भी पैनिक करेगा रात में जब बदन दर्द इतना तेज होता है। लेकिन वो बात नहीं है जो कि और बुखार जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। वैसी सिचुएशन हमें नहीं मान के चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका इलाज जो है वो साधारण है। पॉल साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम भी ये समझते हैं कि इससे और अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन ये बीमारी है तो तकलीफ दे, खतरनाक तो है, मतलब क्या लापरवाह भी हुआ जा सकता है? पर मैं कहूंगा कि खतरनाक का भाषा हम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अपने ही मोहल्ले आसपास में देख रहा हूँ जिन्हें ये चिकनगुनिया हुआ है, वो थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहे हैं, हाथ में दर्द है, सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, दिमागी तौर पे उन्हें वो स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसे क्या कहें? हम कहेंगे ये वायरल फीवर है जी, वायरल फीवर है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सबसाइड होगा। दर्द को ठीक होने में टाइम लगता है, हम मानते हैं, वो वायरस उसका इफेक्ट दिखाता रहता है जोड़ों में, लेकिन ठीक है, दुखदाई जरूर है, लेकिन पैनिक नहीं कर सकते। हमें फोकस करना है कि इस बीमारी को हम किस तरह से कम करें, बचा सके। जो वेक्टर कंट्रोल की थीम आप चर्चा कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है और उससे बचा जा सकता है। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि अपना बचाव मच्छरों से ज़रूर करना है। पूरे बाजू
ये के सिर्फ कपड़े मच्छर से ही पहने। होता है? Of अगर course। आपको चिकनगुनिया है तो क्या मुझे हो आपको सकता नहीं है? हो सकता, आपके किसी भी दशा छींकने में से नहीं हो या सकता। आपके संपर्क में आने से बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो मच्छर सकता। सिर्फ मच्छर से से ही ही हो एक दूसरे को पास ऑन होता है। तो उसका जो इलाज, मैं कहूँगा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपने पब्लिक हेल्थ की चीज़ें बताएं कि मच्छरों को हटाया जाए, गमले पानी से उनका वो पनपने ना पाए, वो बहुत ज़रूरी है, टायर में, पानी में, गमले में। लेकिन अपना बचाव, पूरे बाजू के कपड़े पहनना, अपने आप को कवर करना, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना, आसपास जैसे भी हम मॉस्किटो कंट्रोल के लिए कोई कॉइल लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, वो और मच्छरदानी का इस्तेमाल, यही बचाव है। और इसका सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं, डेंगू से भी हम बचेंगे इस तरह से, मलेरिया से भी बचेंगे। तो अपनी प्रिकॉशन जो है, सबसे पहले हम उस लैंग्वेज को, उस मैसेज को सशक्त प्लीज करें, और इसको जब हो जाए तो फेस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अस्पतालों में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वो ठीक है, वो कि ठीक पहुंचे, आपका- उनको आपका आना भी एरिया चाहिए। नहीं है, लेकिन अस्पतालों में जिस तरह से भीड़ मच गई है, मतलब नहीं, वो तो आना भी चाहिए, क्योंकि आप ये याद रहे कि इस मौसम में या बाकी और किसी भी मौसम में और बीमारियां भी होती हैं जिनमें बुखार होता है, जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, डेंगू भी चल रहा है अभी, मलेरिया भी चल रहा है, टाइफाइड भी चल रहा है इस मौसम में। तो अस्पताल में आना तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। सवाल और उसकी एक डॉक्टर जांच करे, देखे, और जरूरत पड़े तो कोई टेस्ट भी करे। इसमें कोई जरूरी मैं ये सब जानना चाहता हूं कि आप जब एम्स में टेस्ट करते हैं तो चिकनगुनिया का टेस्ट जब लाजमी हो तो, जब सब में जरूरत नहीं है, सब में जरूरत सब में बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अपनी, पर क्या ये बहुत महंगा चीज होता है टेस्ट करना? आपके यहाँ मतलब क्या खर्च आता होगा, अगर पता हो तो? नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ किया जाता है बाकी टेस्टों के मुकाबले में, तो थोड़ी ज़रूर कॉस्ट होगी। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारे साथ अच्छी तरह से हम लोग कर पाते हैं। टेस्ट बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि डेंगू ना हो, जो इससे ज्यादा डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए चिकनगुनिया में। अगर डॉक्टर समझे, क्योंकि इन दोनों में ओवरलैप होता है। टाइफाइड का टेस्ट जरूरी हो जाता है अगर बुखार 5-6 दिन से 4-5 दिन से ज्यादा चल रहा है। मलेरिया का टेस्ट होने से हमें फायदा होता है क्योंकि मलेरिया का इलाज करेंगे। इसमें टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल देनी है ना, 3 दिन में तो ठीक ही हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, आमतौर पर हर आदमी को कोई ना कोई एक बीमारी पहले से है जी, ठीक, अगर उसको चिकनगुनिया हो जाए, वो वृद्ध ना भी हो, तो उसकी स्थिति खतरनाक हो सकती है? नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत वृद्धावस्था जैसी सिचुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिकनेस नहीं है, नहीं होनी चाहिए। क्या मच्छर में कोई किसी तरह का म्यूटेशन आया है इसमें? मैं उसके बारे में मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, जो हम कॉन्स्टेंटली हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनसीडीसी हैं, आईसीएमआर है, उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। वो हमें ट्रैक करना चाहिए, वो हमारा काम है कि डिजीज किस तरफ जा रही है, उसका वेक्टर किस तरफ जा रहा है, वो करना चाहिए, उसका वायरस किस तरफ जा रहा है, उसकी कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए, उसकी लैब्स हैं। एमसी मिश्रा जी से ही बात की तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ है। हमारे साथ सुदेश चौधरी हैं। सुदेश जी, आप लोगों ने पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए मैं बड़ा संतुलन का ख्याल रखता हूं, आप किसी राजनीतिक दल के तो नहीं हैं, क्योंकि आपने जो तस्वीरें भेजी उसमें राजनीतिक दल की तस्वीर थी। मैं साफ साफ जानना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल से हूं। मैं आरडब्ल्यू चलाता हूं। हाँ। और अभी पीछे भी मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो ऐसा आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ये मशीनें कितने की, आपने 59,000 की मशीन खरीदी है, आप लोगों ने क्यों खरीदनी पड़ी? हाँ, 58,000 की क्यों खरीदनी? ऐसा है जी, जो पिछले 15 दिन से 20 दिन से ये महामारी जो है दिल्ली में इतनी फैल गई है कि ये बीमारी नहीं बची, महामारी हो गई है। तो हमारे जो आरडब्ल्यू है, इसमें हमारे 250 परिवार रहते हैं, और मैं आपको हर परिवार में ले जाके दिखा सकता हूं कि हर परिवार में एक आधा आदमी, किसी में तो 4-4 आदमी बीमार पड़े। सब जगह हमने मदद की गुहार लगा ली, एमपी, एमएलए, निगम पार्षद, सबसे गुहार लगा लीजिए, हमारी कॉलोनी का कुछ सुधार करो। इतना डेंगू है, मच्छर है, इतना लोग परेशान हैं। हर घर का 3-3 जो काम करने वाले परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी है हमारी, और पूरा क्षेत्र ही मध्यम वर्गीय परिवार का है। तो वहां पे इन्होंने कोई सुध ही नहीं ली। जब सुध नहीं ली तो हमने अपनी आरडब्ल्यू की खुद मीटिंग बिठाई, खुद एक टीम बनाई और सबने कंट्रीब्यूट करा, और ये 2 मशीनें हमने अपने क्षेत्र में चलाने के लिए कि भाई जो चीज मार्केट में अवेलेबल है तो हम नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहते। पर क्या आप ये जो दवाइयां वगैरह हैं, ये लोग तो खास तरह के लोग ही इस दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जहरीली होती होंगी मेरे ख्याल से? हाँ,
नहीं, इसमें जो है डीजल यूज होता है। हाँ। और एक दवाई आती है जो 2000 रुपए लीटर आती है। हाँ। तो वो जो है उसे मिक्सअप करना पड़ता है। वो ट्रेंड हमने पूरा जिससे मशीन खरीदी है। हाँ। और जो उसका प्रशिक्षित वो था आदमी, वो हमें 2 दिन ट्रेनिंग दे के गया हमारे लोगों अच्छा, को। उसने ट्रेनिंग तो दी है। हमने 4-5 लोग ऐसे, हाँ 4-5 लोग ऐसे सिलेक्टेड हैं हमारे पास, जो कि हमारे युवा वर्ग है। वो लोग इसमें पूरी ट्रेनिंग लेके जब ही हम छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हमारे अपने साथ अंदाजे से जी कर रहे हैं। पीके श्रीवास्तव साहब हैं, आप नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के जॉइंट डायरेक्टर हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जब मैं पता कर रहा था तो ये पता चला कि बड़ी संख्या में लोग स्कूल, हाउसिंग सोसाइटी फॉगिंग मशीन की खरीदारी कर रहे हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं की भी खरीदारी कर रहे हैं। क्या हम या सामान्य आदमी सक्षम हैं इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर, या इनमें कोई खतरा भी है? ढंग से एक इस देश में फोन पे बात नहीं हो सकती है। पीके श्रीवास्तव जी, लाइन जी। जिसमें एक, हेलो, हाँ, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जी जी आपके घर में शायद टीवी चल रहा है तो बंद कर दीजिए। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मशीनें प्राइवेट स्तर पर लोग खरीद रहे हैं और दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये सुरक्षित है? एक मिनट, एक मिनट। हेलो जी, अब सुनाई पड़ रही है? छोड़ दीजिए, लगता है नहीं है। हेलो, श्रीवास्तव जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नहीं, हम सुन रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रही है? मैं तो सुन रहा हूँ सर। मैं एक सिंपल सा सवाल मैं ये कह रहा है जी। था कि जो फोटो दिखाई थी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, हाँ। 3 तरीके की फोटो दिखाई थी। हाँ। बेसिकली एक में मैं देख रहा था कि छोटी सी मशीन है जिसमें कुछ एलपीजी सिलेंडर टाइप की चीज लगी हुई थी। हाँ। हर मशीनों की एक मानक होती है। मशीनों की खरीदारी के लिए जो हमारा BIS डिपार्टमेंट है, उनका स्पेसिफिकेशन होता है। पहली चीज तो इन लोगों की मानकता का क्या है, ये हम लोगों की तरफ से तो कोई है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो रिकमेंड किया है वो पल्स फॉग या स्विंग फॉग टेक्नोलॉजी पर आधारित था, जो बड़ी मशीनें अभी जो आपके स्क्रीन पर एक दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितना मिक्सचर कौन सा अप्रूव्ड है। एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, जिसकी तहत ही आता है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड किस डोज में अप्रूव होता है। उस रेंज के अंदर ही नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक डोज फिक्स करता है।